नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक के बाद एक विवादित बयान देने वाले बाबा रामदेव पर डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग की है। आईएमए ने आरोप लगाया है कि रामदेव कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। वो एलोपैथी और उनके डॉक्टरों पर भी विवादित बयान दे रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त देशद्रोह का केस होना चाहिए। आईएमए ने इन्हीं मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। पतंजलि से अपना व्यापार आगे बढ़ाने वाले बाबा रामदेव को डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए बख्शने के मूड में नहीं है। अब आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। नोटिस में बाबा रामदेव से विवादित बयान पर सफाई देने का वीडियो जारी करने और आईएमए से 15 दिन के भीतर लिखित माफी मांगने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि केस किया जाएगा। आईएमए उत्तराखंड ने यह भी कहा है कि रामदेव अपनी दवाएं बेचने के लिए लगातार झूठ बोल रहे हैं। व्हाट्सएप ने सरकार के नए डिजिटल नियमों को लेकर सरकार पर मुकदमा किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को दायर याचिका में इसने कहा है इन नियमों से यूजर की गोपनीयता की सुरक्षा भंग होगी। व्हाट्सएप ने अदालत से कहा कि नए कानूनों में से एक का प्रावधान गैर संवैधानिक है। नए डिजिटल नियम के तहत ये पूछे जाने पर सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि किसी पोस्ट को सबसे पहले किसने किया, यानी मैसेज को ट्रेस करना होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह खबर दी है। व्हाट्सएप ने एक बयान में कहा है कि मैसेजिंग ऐप्स द्वारा चैट को ट्रेस करने के लिए हमसे कहना व्हाट्सएप पर भेजे गए हर एक संदेश का फिंगरप्रिंट रखने के लिए कहने के बराबर है। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को भंग कर देगा और मौलिक रूप से लोगों के निजता के अधिकार को कम कर देगा। व्हाट्सएप के भारत में करीब 40 करोड़ यूजर हैं। कोई भी फैसला इतने करोड़ यूजरों को प्रभावित करेगा। भारत में सरकारी आंकड़े जहां बताते हैं कि देश में अभी तक कुल 2,71,57,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं और मृतकों की संख्या भी 3,11,000 से अधिक है। इसके एकदम उलट न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक भारत में कम से कम कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख होगा, तो अधिक से अधिक की जो आशंका है वो 42 लाख की है। इसके अलावा कम से कम संक्रमण के मामले भारत में अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा हैं और अधिक की जो आशंका लगाई गई है वो 5 करोड़ 39 लाख की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में भारत में कोरोना संक्रमितों और मौतों के वास्तविक आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए भारत में कराए गए 3 देशव्यापी एंटीबॉडी टेस्ट के नतीजों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि सीरो सर्वे का। कोरोना की दूसरी लहर ने 577 बच्चों को अनाथ कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार जब सोशल मीडिया पर कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने के संदेशों की बाढ़ आई तो मंत्रालय ने अनाथ हुए बच्चों के मामलों की जांच शुरू की। एक अधिकारी के मुताबिक हम सभी राज्यों के संपर्क में हैं और उनसे अपने जिलों से कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की पहचान करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार ने वैक्सीन को लेकर 6 महीने की देरी कर दी। जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपने लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे तब हम अपनी वैक्सीन विदेश को भेज रहे थे, लेकिन हमने उस वक्त अपने लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई। अगर उस वक्त देश को वैक्सीन लगा देते तो दूसरी लहर से लोगों को बचाया जा सकता था, केजरीवाल ने कहा। लेकिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम अब भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। केंद्र ने राज्यों से कह दिया है कि अपना अपना देख लो। केजरीवाल ने आगे कहा कि इस समय हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय में ये नहीं कह सकते कि सब राज्य अपना अपना देख लें। कल अगर पाकिस्तान भारत पर युद्ध करता है तो ये थोड़ी कहेंगे कि सारे राज्य अपना अपना देख लें। उत्तर प्रदेश वाले अपना टैंक खरीद लें और दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरने वाले किसानों के आंदोलन को 26 मई यानी आज 6 महीने का वक्त पूरा हो गया। इस दौरान किसानों ने आज के दिन को काला दिन के रूप में मनाया। किसानों ने दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर सहित पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर काले झंडे लगाए। किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे लोगों ने भी अपने घरों, दुकानों, वाहनों पर काले झंडे लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर किसान विरोध किया गया। किसान नेताओं ने मोदी सरकार का पुतला भी जलाया। महामारी के संकट के बीच खाद्य तेल की कीमतों ने पिछले 1 दशक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पैक्ड खाद्य तेल जैसे मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोया, सूरजमुखी और पाम ऑयल की मासिक औसत खुदरा कीमतें इस महीने एक दशक में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। मंगलवार को मिले आंकड़ों के अनुसार सरसों के पैक्ड तेल का मासिक औसत खुदरा मूल्य इस साल मई में अब तक के 164 रुपये 44 पैसे प्रति किलोग्राम पर पहुंचा है, जो पिछले साल मई की तुलना में 39% अधिक है। पिछले साल मई में यह कीमत 118 रुपये से कुछ अधिक थी, जबकि इसी साल अप्रैल में इस तेल की कीमत 155 रुपये 39 पैसे प्रति किलो थी। बता दें, मई 2010 में यह तेल सबसे सस्ता था, जब यह आंकड़ा 63 रुपये प्रति किलोग्राम था। इसके अलावा भारतीय घरों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले पाम ऑयल की कीमत इस माह पिछले 11 वर्षों में सबसे अधिक हो गई है। मई में इस तेल का मासिक औसत खुदरा मूल्य 131 रुपये 69 पैसे हो गया है। इन कीमतों को देखते हुए ही सोमवार को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की और राज्यों और व्यवसायों से खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए। चक्रवाती तूफान यास बुधवार सुबह 11 बजे ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराया और आगे बढ़ गया। इसके बाद ओडिशा के बालासोर, भद्रक व आसपास के इलाकों में तेज बारिश होने के साथ ही हवाएं चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा में कई घरों में पानी घुस गया है। ये तूफान कल झारखंड पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले आज शाम और कल भी बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर बालासोर और भद्रक जिलों में दिखाई दे रहा है। वहीं बंगाल में स्थिति से निपटने के लिए 10 जिलों में सेना को उतारा गया है। इस दौरान लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।